दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट क्या होने वाला है, तो आज हम फिजिक्स में देखने वाले हैं कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में आज स्टडी करेंगे हम और सीखेंगे कि उसमें क्या क्या जो टर्म्स हैं वो रियल में उनका मीनिंग क्या है और इसका यूज मतलब हमारी लाइफ में क्या है, इसको हम कैसे अपनी लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम आप उसका पेपर उठा के देख लेंगे तो उसमें एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आए ही आए हैं। और लोग क्या करते हैं कि मतलब इसको याद कर लेते हैं कि हाँ ये होता है, बट उनको रियल में पता नहीं होता कि ये चीज वास्तव में है क्या। तो वहां जब एग्जाम में जाते हैं तो उनके माइंड में जो ओवरलैप हो जाता है या क्रेज कर जाते हैं तो वो मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं सारी मिस्टेक्स से बचने के लिए आज हम कुछ नया करने वाले हैं। मैंने सोचा कि नया टॉपिक लेके आते हैं। तो हम पहले मैथ पढ़ा रहे थे, बट आज हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सारे टर्म्स और कैसे क्या होता है, ये सब कुछ बताएंगे। तो आज देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आज हमारे चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्ट है जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। और हाँ, इसमें चीजें बहुत है तो हो सकता है कि एक सेशन में ना कंप्लीट हो पाए, तो जस्ट इसके बाद में इसके लिए दूसरा सेशन भी ले आऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो आज चलते हैं, पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बीच पेज में आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, तो हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसकी हिंदी क्या होती है, साथ साथ हिंदी मीडियम वाला भी नोट कर लें। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये होता क्या है और कैसे होता है, ये दो बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझाते हैं आगे। ठीक है, मान लो ये आपके पास क्या है, कोई सरफेस है। ठीक, और आपने इसको इस तरफ से एक साइड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, आपने इस तरफ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कैसा है, पॉलिश है। ठीक है, कैसा है ये सरफेस, नीचे का पॉलिश सरफेस है। और जो ऊपर की सरफेस है, अब इसकी अपर सरफेस है, वो क्या है, प्लेन है और शाइनी है। ठीक है, कैसी है, प्लेन है और शाइनी है। तो अगर हम इस मिरर पे या इस ऑब्जेक्ट पे क्या करें, यहां से कोई रेज डालते हैं। सपोज कोई रे ऐसे आ रही है, ठीक, इस पे यहां इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। तो जब ये रे ऐसे आ रही है तो इसको क्या होना चाहिए, इस मीडियम से में भी ये क्या होनी चाहिए, सीधी जानी चाहिए थी। इस मीडियम में भी ये इसको सीधी जानी चाहिए थी। बट होता क्या है कि ये इस सरफेस से स्ट्राइक करके टकरा करके ये वापस उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जिस मीडियम से आ रही होती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, किसी लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में चले जाना, यही क्या कहलाता है, यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये कैसे होता है पूरी प्रक्रिया भी समझेंगे। ठीक, अब ये क्या हो रही थी, ये हमारी कैसी इंसिडेंट रे है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं। तो ठीक है, ये कैसी हमारी वर्चुअल है। बट और हम इसमें कुछ टर्म्स बताएंगे। तो यहां पे अगर हम इस पे एक लंब डाल दें, जो इनका मीटिंग पॉइंट है ये, इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं। तो ये जो लंब है इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा और ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर ये रे आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो सरफेस की तरफ आ रही है उसको क्या कहेंगे, उस रे को, वो हमारी रे हो जाती है इंसिडेंट रे। लिख देते हैं कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये आ रही थी, फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा,
नॉर्मल। अगर हम हिंदी में बात करें तो इंसिडेंट रे को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। रिफ्लेक्टेड रे को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। अब जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है? वो क्या किस नाम से जाना जाता है? आपतन कोण। उसको किस नाम से जानते हैं? आपतन कोण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिना होता है इसके पीछे। तो आप अगर डिफिनीशन में बताना चाहें कि परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो क्या बताएंगे? द फिनोमिना ऑफ लाइट रे, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अ सेम मीडियम। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे एक ये है कि जो लाइट आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसी मीडियम में जाएगी जिस मीडियम से ये लाइट या ए रे आ रही थी। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? एक ही प्लेन पे होता है और एक ही मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहां पे जो एंगल आई है, मतलब आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण के क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो हम इसके कुछ लॉज होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज होते हैं। तो हम यहां पे उसको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से लॉ होते हैं? तो मेन इसके लिए दो लॉ होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है, फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो आपतन कोण है यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक, वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। यानी जो एंगल आई है वो किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। तो फर्स्ट लॉ ये हमारा कहता है कि एंगल इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। और दूसरा लॉ अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2, तो दूसरा लॉ कहता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो है नॉर्मल है वो कहां होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए, यानी एक ही तल में होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल आल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो इन तीनों को क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in a same plane। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। यहां पे आप देख भी सकते हैं कि एक ये प्लेन है और एक ये इसके ऊपर का प्लेन है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन पे है और जो नॉर्मल भी है हमारा उसी प्लेन पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ये क्या होने चाहिए? तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसमें कुछ बातें समझनी होंगी तो हम थोड़ा सा इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेसिस। तो अगर आपसे कह दे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्लेन से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें आपको फाइंड ये करना है कि इंसिडेंट एंगल कितना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कैसे करेंगे पहले इसको? तो हम कह सकते हैं कि जब कोई नॉर्मल किसी प्लेन पे डाला जाता है तो नॉर्मल और उस प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये हमारा 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से देख सकते हैं
कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, ये कर सकते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 30, तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा वो भी 30 होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, बट कंफ्यूजन ये होती है कि उसमें कौन सा एंगल एग्जाम में दे रखा है या क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा क्या है, तो यही पहचानने में वहां दिक्कत होती है। उसकी जो लैंग्वेज होती है वही समझने में दिक्कत होती है, तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बहुत लोगों से गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और एंगल फॉर्म होता है, उसकी भी बात कर लेंगे यहीं पे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वर्चुअल इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जब कोई एंगल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल से। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे और वर्चुअल इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो इसका भी एक रिलेशन होता है, वो हम देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ये है, जो इंसिडेंट रे है, ये पूरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, पूरी स्ट्रेट लाइन है। अब कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे उसका पूरा जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। और यहां पे देख पा रहे हैं कि ये अगर आई है और ये आर है, अगर ये दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 2i, क्या लिख सकते हैं इसको, 2i या 2r। ठीक है, अपने टर्म्स में लिख लेंगे। और ये कितना है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना चाहें तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में बनता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर ये हमें रिलेशन पता है तो हम इसको आसानी से कह देते हैं, मतलब कर लेंगे। ठीक है, अगर हमसे इसमें कह दिया जाए कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r दे रखा है तुमको 50 डिग्री, तो आपसे पूछ लिया एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये निकाल के बताओ। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कितना हो जाएगा 50, तो हम यहाँ आई की वैल्यू 50 रख देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 180 और ये 2i है तो कितना हो जाएगा 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल के आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, अब यहाँ से चलते हुए हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है या कोई चीज हमको कैसे दिखाई पड़ती है, तो उसके पीछे यही फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, इसी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। यानी जब देख पाते हैं डेट मीन्स उसकी इमेज बन रही होगी। तो हम अब पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इमेज बनती कैसे है। तो बेटा जब कोई दो रे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब जो वहां उस पॉइंट पे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। यानी जहां पे दो रे मिल रही होंगी या मिलती हुई हमें आभास होंगी। ठीक है, सीधा कहने का मतलब है अगर वो मिल नहीं रही, रियल में नहीं मिल रही होंगी, तो उन्हें हम एक्सटेंड करने पे देखेंगे कि वो मिलती हुई आभास होंगी। तो वह उस कंडीशन में क्या होगा, उसी कंडीशन में हमारा इमेज बनेगा। अगर कोई दो रे पैरेलल हैं या आपस में वो मिल नहीं रही है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, मीटिंग नहीं कर रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा।
ठीक है। तो पहली कंडीशन और पहली बात यही दिमाग में आप लोग रखिएगा कि जब कोई दो रे आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम इसको कुछ और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इमेज बनती किस पे है, मिरर पे। तो हमें पहले मिरर के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इससे पहले थोड़ा सा मिरर के बारे में जान लेते हैं कि मिरर एक्चुअली में होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इससे पहले एक हेडिंग हो जाएगी मिरर। कौन सी हेडिंग हो जाएगी? मिरर। इसको क्या बोलते हैं? तो मिरर को मिरर ही कह सकते हैं या इसको हम दर्पण कह सकते हैं। ठीक, हिंदी में क्या बोलेंगे? दर्पण। तो ये कितने टाइप के होते हैं? तो जो मिरर होता है बेसिकली वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहला कौन होता है? प्लेन मिरर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब जो स्फेरिकल मिरर है ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें दो टाइप होते हैं। तो एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। फर्स्ट क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का पहला टाइप क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? तो आप बता सकते हैं तुरंत क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक, तो मिरर का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें मेन दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गए इनके टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। किसको पढ़ेंगे पहले? तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हेडिंग में डाल लीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, ये हेडिंग हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक बार में समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप भूलेंगे नहीं। बट अपना सारा कंसंट्रेशन आप इस तरफ रखेंगे, इस तरफ बिल्कुल ध्यान देंगे कि हम बता क्या रहे हैं। ठीक है, और उसको अपनी लाइफ से रिलेट भी करते रहेंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है, हमने देखा है, हमने पाया, बट अभी तक सोचा नहीं था इसके बारे में। तो ये कोई हम सपोज कर लेते हैं, ये क्या है? कोई मिरर है आपका जो कैसा है? प्लेन मिरर है। ये कोई आपका मिरर है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इसका सरफेस होता है वो क्या होता है? एकदम से प्लेन होता है, स्मूथ होता है। ठीक, स्मूथ भी होगा और प्लेन भी होगा। कहने का मतलब ये कुछ कर्व नहीं होगा, ना ऐसे कर्व होगा, ना आउटर की तरफ कर्व होगा। ठीक है, ये ऐसे भी नहीं होगा और ऐसे भी नहीं होगा, पूरा क्या होगा? ये प्लेन होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, तो जब यह कोई मिरर है या कोई भी अपने घर में जो मिरर है उसको भी आप सपोज करके चलें कि हाँ ऐसा था हमारे घर में। ठीक है, तो इसके सामने क्या हम करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट जब रखते हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या आप ही हैं, आप स्वयं को वहां पे सपोज कर सकते हैं। तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमने इसको रख दिया तो कुछ ऐसा होगा। मान लो ये मार्कर है जिसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब उस कंडीशन में होगा क्या कि ये हम मान लेते हैं इसका एक पॉइंट क्या है? ए है और ये नीचे का पॉइंट बी है और ये हमारा क्या पूरा एक प्लेन मिरर है। तो इससे कैसे इमेज बनती है इसी को हम सीखने वाले हैं अभी। ठीक, तो जब हम यहां से मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, हमने यहाँ पे मार्कर रख दिया, तो क्या हो गया? इस कंडीशन में होता क्या है कि जो इसका ए पॉइंट है वहां से एक रे क्या होती है? इंसिडेंट होती है। एक रे हम यहां से निकाल देते हैं इसकी। ठीक, ए पॉइंट से हमने एक रे निकाल दी कुछ इस टाइप में। इस टाइप में अगर हमने इसको सीधे कर लेते हैं क्योंकि रे जो होगी वो सीधी होगी ना।
ये कोई रे है, ठीक है। फिर ये जब प्लेन मिरर पे आके यहाँ पे पॉइंट पे टकराती है तो क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जब इसके पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल ही पीछे की तरफ चली जाएगी। यानी ये अगर क्या होगा, ये टकरा के किसी प्लेन मीडियम में, सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये किस एंगल पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब ये इस पे लंबवत आ रही है। तो जब इंसिडेंट एंगल 90 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, उतना ही होगा। यानी ये जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी रे, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक दूसरी, यही पॉइंट ए से क्या करते हैं, एक दूसरी रे निकाल देते हैं, ठीक। कुछ ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब यहां से एक दूसरी रे निकली है और ये इस पॉइंट पे क्या हो रही है, मिरर पे आके इंसिडेंट हो रही है, तो ये जब आके इंसिडेंट होगी उसके जस्ट बाद क्या होगा, इसको सीधी जानी चाहिए थी, बट ये सीधी ना जाके क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ लाइट इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, हम इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रा करें, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रा करें तो ये क्या होगा, ये एंगल कौन सा होगा, तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसके जो इधर होगा, यानी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल पे ये आ रही थी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, ठीक है। अब हम अगर हम देखें कि एक जो हमने पहले रे निकाली वो कुछ इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, कुछ इस तरफ से जा रही है, आप देख पा रहे हो। यानी ए ऊपर वाली जो निकली थी वो सीधे जा रही है और ये नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। तो क्या ये दूसरे को कभी मिल पाएंगे, एक दूसरे को आगे नहीं मिल पाएंगी। ये इनके बीच में जो गैप हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर बहुत दूर तक जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, उसके बीच का गैप बढ़ेगा, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये रियल में मिलेंगी नहीं। क्या होगा, ये रियल में तो नहीं मिलेंगी। ये तो बात हमें समझ में आ गई। तो अगर हम इन रे को क्या करेंगे, इन रे को अगर हम देखें यहां से, तो इसको हम अगर कुछ इस तरीके से पीछे बढ़ा दें, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर दे रहे हैं, और इस रे को भी हम यहां से कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करें, तो ये पीछे की तरफ हमें कहीं एक पॉइंट पे क्या होगा, मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे ये मिलती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा ठीक से डायग्राम बना देते हैं, इसलिए समझ में आ जाता हमको। ये इसको अगर क्या किया हमने, एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, और सिमिलरली हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। तो हम इसको कह देते हैं, यहां पे हमने माना था इसको ए और इसको माना था बी। तो किस पॉइंट से रे हमने निकाली थी, ए से, तो हम इसको कह देते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमने पॉइंट इस पॉइंट से निकाली थी, बट जो ऑब्जेक्ट में है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल्स पॉइंट होंगे। क्या होंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे मल्टीपल्स पॉइंट होंगे। अगर हम उनको बार बार इसी तरीके से दो रे निकालते रहेंगे और फिर हम उनको एक्सटेंड करते रहेंगे तो एक इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हर पॉइंट ना लेके हम क्या करेंगे, नीचे वाला पॉइंट को ले लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, यहां से कोई पॉइंट बी से हमने एक रे पास करा दी, पॉइंट बी से हमने कोई एक रे डाली इस पे, मिरर पे, कुछ इस तरीके से, और ये क्या है, मिरर पे कैसी है, तो ये हम देख पा रहे हैं ये नॉर्मल है, उस पे टेंजेंट है। ठीक, तो ये क्या होगी, जब यहाँ इंसिडेंट एंगल 90 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 90 होगा। यानी ये जिस रास्ते से गई थी, जिस रास्ते से ये गई थी उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, तो इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या जा रही थी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी पॉइंट बी से इस तरीके से जाने वाली, तो ये क्या हो जाएगी, बी पॉइंट से ये इंसिडेंट रे है जो कहां पे आ रही है, इस पॉइंट पे। तो अगर हम देखें कि ये क्या करेगा, ये नॉर्मल का काम करेगा,
तो ये क्या है, हमारा इंसिडेंट एंगल है। कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। तो जितने एंगल पे यहाँ पे आ रही है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, ऊपर की हमारी ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ये रे कुछ इस तरीके से जा रही है, इधर से बताते हैं, ये रे कुछ सीधी इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो हमने रिफ्लेक्टेड रे जो दूसरी रे निकाली थी उससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इनके बीच में हम देख पा रहे हैं क्या, जो गैप है वो हमारा, वो गैप बढ़ता हुआ जा रहा है। देख पा रहे हैं ये नीचे की तरफ जा रही है इसके हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्लाइंड ऊपर की तरफ जा रही है। तो इनके बीच में अगर हम आगे देखेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेज होंगी वो आगे चल के कभी रियल में मीट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा बेटा, इमेज फॉर्म हो ही नहीं पाएगा उस कंडीशन में। तो हम ये कह देंगे कि रियल में इसमें इमेज नहीं बन पाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करें, अगर हम इस रे को जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, ठीक। और ये जो लाइट रे इधर को रिफ्लेक्ट हो रही थी उसको भी हम पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर दें, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दें। तो क्या होगा, एक दूसरे को ये इस पॉइंट पे काटती हुई क्या होंगी, अपीयर होंगी, काटती हुई क्या होंगी, अपीयर होंगी, मगर ये रियल में नहीं होंगी। ये हमें आभास होगा कि अगर हम इसको पीछे की तरफ, इसको भी पीछे की तरफ धक्का दे दें यानी एक्सटेंड कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों हमें एक दूसरे को एक पॉइंट यहां पे काटती हुई दिखेंगी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये एक दूसरे को काटती हुई दिखेंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये सीधी नहीं है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब अगर ये इस पॉइंट पे काटेंगी तो कौन से पॉइंट से हमने लाइट डाली थी, पॉइंट बी से, तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। और हर मल्टीपल पॉइंट से अगर हम दो रे इस टाइप के निकालेंगे तो क्या होगा, इसके इनके बीच में पॉइंट आता रहेगा, यानी पॉइंट ऑफ इमेज आती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी पूरी इमेज बन जाएगी, एक ही हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया था तो उतनी ही डिस्टेंस पे, या चलो उसकी बात छोड़ो, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। जो हमने ऑब्जेक्ट इधर रखा था वो हमारा मिरर के अंदर उसकी इमेज इस साइड में क्या हो जाएगी, बनेगी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब देख लेते हैं कि इमेज की प्रॉपर्टी कैसे होंगी। जो इमेज हमारी बन के आई है या जो हमने अभी तक सीखा, ये इमेज बनी है, ये किस, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो हम जब प्लेन मिरर के सामने जाते हैं, या कभी देखा होगा आपने, महसूस किया होगा कि जितनी दूरी पे प्लेन है, जितनी दूरी पे हमारा वो मिरर है, सॉरी प्लेन बोल रहा हूं, जितनी दूरी पे मिरर है, जितनी दूरी पे हमारे और मिरर के बीच में है, उतनी ही दूरी मिरर से क्या होती है, हमारी इमेज में होती है। यानी जितनी दूर हम मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूर इमेज बनती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके बीच में ये क्या थी, डिस्टेंस डी थी, किसके, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। जितना इधर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है उतना ही क्या होगा, मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस होगी। यानी कहने का मतलब है अगर आप इधर 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इधर उसकी इमेज जो बनेगी वो मिरर से 1 मीटर दूर ही बनेगी। अगर यहाँ आपने उसको 10 सेंटीमीटर दूर रखा है तो इधर की भी इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हम इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, और यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी या सीधी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी आप इसको जरूर पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो एक चीज हो और हम बताना चाहेंगे कि जब दो रे रियल में मिलती हैं तो वहां किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है, वहां पे रियल यानी वास्तविक इमेज फॉर्म होती है। अगर हमें लगता है कि मीट टू अपीयर हो रही है, मतलब ऐसा आभास होता है कि दो जो रेज हैं वो मिलेंगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे रियल इमेज नहीं फॉर्म होके वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कैसी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, यानी आभासी जो प्रतिबिंब है वो बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि ये जो दो रेस थी, हमने इस पॉइंट से डाला तब भी देखा कि वो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही थी, जब ए पॉइंट से डाला तब भी देखा कि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही थी, यानी वो रियल में नहीं मिल रही थी। जब हमने उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमें लगा कि पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे, हमें अपीयर हुआ कि पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो उनके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इमेज कैसी बनेगी? अगर ये रियल में मिलती तो रियल इमेज बनती। अब अगर हमें आभास हो रहा है तो इमेज कैसी बनेगी? आभासी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही होगी कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वो हमारी आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी। अगर इंग्लिश में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा, मान लो ये क्या है, हमारा ये मार्कर है और ये इसका कैप है और ये इसका नीचे का पोर्शन है। तो जो कैप था यानी पॉइंट ए पे था, तो जब हमने यहां से रेस डाली तो इमेज भी कुछ ऐसी बनी है। अभी भी जो इसका हेड है या जो इसका कैप है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। यानी जो इसका कैप है अभी भी क्या है? ऊपर की तरफ है। यानी ये अगर इस तरफ को सीधी रखी थी यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ कि उल्टी बन गई है। ऐसा नहीं है कि जो पोर्शन इसका ऊपर था वो नीचे आ गया, नहीं ना। तो जैसी ये इमेज थी, जैसा ऑब्जेक्ट था, जिस कंडीशन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उसका हेड या टेल, उसी कंडीशन में इमेज बनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी बनती है, यानी इरेक्ट बनती है। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इरेक्ट होती है। ठीक, दूसरी कंडीशन की बात करें कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि उतनी बड़ी लगभग क्या होगी? लगभग नहीं, उतनी ही बड़ी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। जो साइज यानी जो लेंथ हमारे ऑब्जेक्ट की होगी वही लेंथ क्या होगी? इमेज की भी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी। कैसी होगी? समान होगी, समान आकार की होगी, यानी सेम साइज होगा। ठीक, पहले ही बताया था कि जो ऑब्जेक्ट अगर हम इसको डी डिस्टेंस पे रख रहे हैं मिरर से, तो मिरर से इमेज भी कितनी दूरी बनेगी? सेम डिस्टेंस पे, यानी डी डिस्टेंस पे। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पे होगी, यानी सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया सेम डिस्टेंस पे। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हम देखते हैं, जब मिरर के सामने हम अपने आप को पाते हैं, तो एक चीज और नोटिस करना, कभी क्या होगा कि जो हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं उस टाइम जो हमारा राइट साइड होता है वो अगर मिरर की रिस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा? वो उस साइड में लेफ्ट साइड होगा। यानी अगर हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे सपोज ऐसे खड़े हैं, तो अगर हमारा ये राइट साइड है हमारे अकॉर्डिंग, तो उधर से मिरर में जो इमेज बनती है वो किस साइड में होगी? वो लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इमेज बनती है वो किस टाइप की होती है? वो पास प्रवर्तित होती है। कैसी होती है? पास प्रवर्तित होती है। यानी हम इसको हिंदी में बोले तो क्या होगा? पास प्रवर्तित। तो नेक्स्ट जो किस टाइप के मिरर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या था? स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्या था हमारा? स्फेरिकल मिरर। ठीक है,
तो इसको कैसे समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कैसा होता है। पहली बात तो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर में और प्लेन मिरर में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम प्लेन मिरर अभी बात कर रहे थे, तो प्लेन मिरर की जो सरफेस थी तो वो क्या होती थी, एकदम प्लेन होती थी। ये जो सरफेस देख पा रहे हैं आप, ये कैसी थी, प्लेन थी। बट स्फेरिकल के केस में क्या होता है कि यही सरफेस कुछ बेंड होती है, यानी कर्व लाइन में होती है, या आउटर की तरफ इस टाइप का कर्व हो या सेंटर की तरफ इस टाइप का कर्व हो, यानी वो पूरी प्लेन ना हो के एक क्या होगा, कर्व लाइन के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें भी हमने बात करी थी कि कितने टाइप के होते हैं। कुछ इस टाइप का मिरर है, इस टाइप का, एक ये हो गया, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, दूसरा ये हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दो मिरर हैं हमारे सामने जो देख पा रहे हैं। तो ये होते क्या एक्चुअली में कि अगर हम इनको थोड़ा और एक्सटेंड करें इस तरीके से और इस तरीके से थोड़ा और इसको हम बनाएं, एक जो कर्व लाइन जा रही है इसको हम पूरी तरीके से ड्रॉ करें, यानी हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं, जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, तो हमें क्या मिलेगा, हम देख पाएंगे कि एक क्या होगा, एक सर्किल, यानी एक सॉरी सर्किल नहीं, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, अब जब कोई गोला बनेगा यानी तो उसका एक क्या होगा, एक सेंटर भी होगा। जब कोई गोला बनता है तो उसका क्या होता है, एक सेंटर भी होता है। सिमिलरली हम अगर इसको भी लाइन से, अगर डॉटेड लाइन से शो करेंगे, इसको आगे की तरफ इसकी लाइंस को बढ़ाएंगे, तो हम देख पाएंगे कि कुछ इस टाइप का एक क्या होगा, हमारा स्पेयर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अगर ये भी स्पेयर है तो इसका भी क्या होगा, एक कोई सेंटर होगा। ठीक है, तो इसको सेंटर को अभी क्या कहते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उसको आगे बताएंगे कि ये सेंटर होता क्या। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दो मिरर हैं आपके पास में, अभी तो ये सेम है। ठीक है, बट हम कंडीशन में डिफरेंस कहां से लाते हैं, अवतल और उत्तल में डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है वो समझने की बात है। अभी तो एक जैसे हैं, तो अगर हम इसकी आउटर सरफेस क्या कर दें, इसकी आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर दें कुछ इस तरीके से, और इसकी क्या करते हैं, हम इनर सरफेस को पॉलिश कर दें। ठीक, इस तरीके से होगा। इस केस में वो क्या होगा, इधर जो इनर सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन होंगी रे, जो रे आएगी तो इसकी इनर सरफेस से इस तरफ इस तरफ इस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली अगर इस केस में देखेंगे तो जब हमने इसकी अंदर की जो सरफेस है उसको क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, तो जो दूसरी सरफेस है इसके जिसको पॉलिश कर रखा है उसके जस्ट अपोजिट, तो इस सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, और ये किस तरफ है, ये सेंटर के अवे है, यानी सेंटर से दूसरी तरफ है। और इस केस में क्या है कि जो सेंटर है उसके टूवर्ड्स मतलब सेंटर की तरफ जो है सरफेस, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि जब सेंटर की तरफ जो सरफेस है जब वहां से रिफ्लेक्शन होता है तो ये कौन सा मिरर होता है, ये होता है बेटा कॉन्केव मिरर। तब ये कौन सा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, सेंटर से अवे हो, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से क्या हो, अवे हो। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये सरफेस है ये क्या है, सेंटर से अवे है। अवे मतलब सेंटर की और नहीं है, सेंटर से बाहर की ओर है। तो क्या होगा उस केस में, कौन सा मिरर होगा ये, उस केस में ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और जब जिस कंडीशन में क्या होगा कि सेंटर के तरफ जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्केव मिरर होगा। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ आप में कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो इसको और बोलते हैं, इसको अगर हम इस पे रेज डालते हैं, ठीक, सपोज करो इस पे कुछ रेज आ रही है, इस तरीके से रे आ रही है, तो ये क्या करेगा, जो भी लाइट आएगी उसको क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। एक पॉइंट पे क्या करेगा, एक पॉइंट पे ऐसे क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, कुछ इस टाइप में रिफ्लेक्ट होके इस एक पॉइंट पे क्या कर देगा, इनको कन्वर्ज कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग
कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है? अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अभिसारी दर्पण। ठीक, इस केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जब भी कोई हम इस पे रेज डालते हैं, कुछ इस टाइप की अगर हम इस पे रेज डालेंगे तो ये क्या करेगा, उनको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा इधर, इसके दूसरे डायरेक्शन में। मतलब ये आने वाली रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ये आने वाली रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अगर हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों को, मतलब इनके उपनाम से जानना, क्योंकि हमें कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि उत्तर दर्पण यूज कर रहे हैं या अवतल दर्पण यूज कर रहे हैं, वो इन नामों को यूज कर लेगा कि जो हम मिरर ले रहे हैं वो किस टाइप का है, अभिसारी है, या कह देगा वो मिरर किस टाइप का है, अपसारी है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कन्वर्जिंग होता है और कौन सा डाइवर्जिंग होता है। तो जो हमारा अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। यानी वो लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे ला के रख देता है। ठीक, मान लो बहुत सारी लाइट्स रेज आ रही हैं और उस मिरर पे पड़ रही है, तो वो क्या करेगा, सारी लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। सारी लाइट्स को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। और इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जस्ट अपोजिट होता है। मान लो कुछ रेज आ रही है, उनको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, उनको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा अपने में। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग हो गया। अब अगर इनकी हम बात कर लें, कुछ यूजेस की बात कर लें, तो अगर हम कहें कि ये उत्तल लेंस है तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होता है? तो जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती हैं, अगर हम इनके यूजेस की बात करें, इसके भी यूजेस और इसके भी यूजेस, तो जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है नंबर 1। नंबर दूसरा है कहाँ यूज होता है, तो नंबर दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर है, वो जब हम बाइक चला रहे होते हैं या 4 व्हीलर चला रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि बाइक में भी रियर व्यू मिरर लगा होता है और 4 व्हीलर भी में क्या लगा होता है, रियर व्यू मिरर। यानी हमें अगर पीछे देखना है तो हम बार बार गर्दन मोड़ के नहीं देखते ना, एक मिरर दिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियर व्यू। ठीक है, रियर व्यू मिरर। तो उसमें क्या होता है, इसी का यूज होता है, कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो अगर हमें पीछे का दृश्य देखना है यानी रियर व्यू देखना है तो क्या यूज होगा, यहां लिख देते हैं रियर व्यू। अगर हमें पीछे का साइड देखना है तो कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अभिसारी लेंस की बात करें, तो इसका यूज कहां कहां होगा, तो इसका हम यूज पहले ही बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसके यूजेस बताएंगे। तो जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर क्या होता है, वो मतलब हीट के थ्रू खाना बनाता है, हीट को क्या करता है, मतलब कलेक्ट करके उससे खाना बनाता है। तो जब हीट आती है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक ही जगह से आ रही बस एक लाइट रे, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी लाइट रे जब उस सोलर कुकर के ऊपर सरफेस पे पड़ती हैं तो उनको क्या जरूरत है, वहां पे हमें जरूरत है कि उन सारी लाइट्स को एक जगह कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए ये जो मिरर है हमारा कॉन्केव मिरर है, वो सारी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सोलर कुकर में मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, हमारा कॉन्केव मिरर होता है। दूसरी बात करें, जो हमारी टार्च होती है, टार्च में किस टाइप का मिरर यूज होता है, तो टार्च में भी हमारा यही मिरर यूज होता है। ठीक, दूसरा बात करें, जो हेडलाइट होती है, जैसे गाड़ियां हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें लाइट को एक पॉइंट पे मतलब रोड है तो ऐसा तो नहीं है रोड लाइट जा रही है, मतलब बाइक चल रही है और उसकी लाइट को हम पूरा डाइवर्ट करते हैं, तब तो हमें सामने का रास्ता ही नहीं दिखेगा। तो उस केस में भी हमें क्या नीड होती है कि जो लाइट जा रही है उसका फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होगा तभी तो हम आगे का रास्ता देख पाएंगे। तो जो गाड़ी की हेडलाइट होती हैं उसमें भी क्या यूज होता है, हमारा कॉन्केव मिरर यूज होता है। ठीक, तो इतना हो गया इनके बारे में। अब हम अगर बात करें कि इमेज फॉर्मेशन इनके थ्रू कैसे होगी, तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ इसके
बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी है मिरर से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दिक्कत कर रहा है। हाँ दोस्तों, तो मिरर से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो छोटे छोटे वर्ड हैं उनका क्या मीनिंग है एक्चुअली में हो है क्या, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है और उसकी प्रॉपर्टी कैसे हम याद रखेंगे और कैसे एग्जाम तक याद रहेगा। हमें रटने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये बेसिक जो टॉपिक है ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। अगर एक बार में आप इसको समझ गए तो फिर आप इसको भूलेंगे नहीं, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो जैसे अभी हमने क्या बताया कि जो कोई दो मिरर थे, हम फिर से वही दो टाइप के मिरर लेते हैं। एक ये है जिसकी हमने क्या कर रखी है, इसकी आउटर सरफेस को हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, ठीक। इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर रखा है। और एक दूसरा मिरर है जिसकी हमने इनर सरफेस को पॉलिश कर रखा है, ठीक। कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, नहीं तो फिर पूरा बोर्ड भर जाएगा तो पता नहीं, ठीक। यानी कोई मिरर है, इस टाइप का मिरर है ये, और एक दूसरा मिरर है कुछ इस टाइप का है। तो हमने इसमें क्या कर रखा था, इसमें जो आउटर सरफेस थी उसको पॉलिश कर रखा था, तो इसको हम अगेन पॉलिश कर देते हैं। इसमें क्या था, इस केस में हमने जो इसकी इनर सरफेस थी वो पॉलिश कर रखा था, ठीक है। तो इसको पॉलिश कर देते हैं। और ये कौन सा मिरर था हमारा, तो आप लोग बताएंगे, अभी पढ़ाया, ये कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर था। ये कौन सा था, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर था, सॉरी, ये हमारा कौन सा था, कॉन्केव मिरर था। अब इस केस में क्या होता है, अभी हम जिस सेंटर की बात कर रहे थे, तो फिर से हम वही थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि यहां से अगर हम ये किस टाइप की लाइन है, इसकी सरफेस क्या है, एक कर्व सरफेस है। तो इसको हम अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करें इस तरीके से, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से एक सर्किल फॉर्म हो जाएगा, यानी स्फीयर फॉर्म हो जाएगा, सॉरी। अगर स्फीयर फॉर्म हो रहा है तो उसका क्या होगा, एक सेंटर भी होगा। तो इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये जो सेंटर है हमारा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा, यही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक। और इस केस में अगर हम इसको सिमिलरली यहाँ पे देखें, इसको भी हम एक्सटेंड करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये है, ये एक क्या है, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे एक स्फीयर फॉर्म हो रहा है। तो इसका भी क्या होगा, जब कोई स्फीयर है तो इसका भी एक सेंटर होगा। तो इस केस में हम इसको भी बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा कि जो भी मिरर है अगर हम उसको पूरा ड्रॉ करें, यानी हम देखेंगे, तो उसका एक सेंटर होगा, और उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को क्या बोलेंगे, उस पूरे सर्किल सॉरी पूरे स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। हम लिखते हुए चलते हैं। एक चीज हमने फर्स्ट डिस्कस कर ली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये हमने जाना, ठीक है। दूसरा बात क्या होता है, दूसरे पे आता है पोल, इसको हम बोलते हैं वक्रता, हिंदी वालों के लिए भी वक्रता केंद्र। और दूसरा क्या है, पोल, इसको हम बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, ठीक है। तो अब ये पोल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। जो हमने मिरर ले रखा है, ठीक है, जो मिरर ले रखा है, दोनों में, दोनों की केस की बात कर रहा हूं, जो हमने मिरर ले रखा है, ये अगर इतना पीस है तो इसका कोई मिड पॉइंट भी होगा कि नहीं होगा, इसका भी सिमिलरली क्या होगा, कोई मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, जो ये मिड पॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यही क्या होता है, यही पोल होता है। जो पूरे मिरर का हमारा जो मिड पॉइंट होता है, यही क्या होता है, पोल होता है। तो पोल समझ गए, मिरर के ऊपर एक ऐसा मिड पॉइंट
ठीक है, एक ऐसा बिंदु जो मिरर के बीचों बीच में हो, जो मिरर की पूरी लेंथ के बीच में हो, उसको क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा आता है, अभी बताएंगे क्या आएगा, पहले हम इसको समझा लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लो कोई लाइन इस तरीके से है, इस तरीके से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहां से पास हो रही है, पोल पे आ रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां पे आ रही है, पोल पे आ रही है एक लाइन। सिमिलरली अगर इस केस में बात करें तो ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से एक लाइन अगर हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलती हुई दिखती है, ये कहलाती है, ये कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है आप लोग बताओ, ये कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, एक ऐसी लाइन या एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कहां, पोल पे मिलती है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है वही हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक, तो ये भी क्या होगी, प्रिंसिपल, तो समझ गए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हम यहां पे लिख देते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ये समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। अभी हमने बताया था कि ये पूरा क्या था, ये पूरा क्या था, गोला था, यानी स्फीयर था। तो जब कोई स्फीयर होगा तो उसके सेंटर से उसकी सरफेस तक के जो डिस्टेंस होती है, आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, यानी किसी गोले की सेंटर से, ये किसी गोले की जो सेंटर से उसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उस गोले की रेडियस बोलते हैं। सिमिलरली हम इस केस में देख लें, यानी ये सेंटर है इस पूरे स्फीयर का, तो सेंटर से जो स्फीयर सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी वो उस स्फीयर की क्या हो जाती है, उस स्फीयर की रेडियस हो जाती है। तो यहां पे हम रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम इसको लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है हमारी, इसे को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इसी में देखें तो ये जो डिस्टेंस है, यानी अगर हम इसको कहना चाहें तो जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस होती है, आई रिपीट अगेन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो समझ चुके हैं, यानी ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग, बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म, जो कुछ टर्म्स बचे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये फिर से हमारे को दो मिरर हैं। अगर हम इस पे क्या करें, इस पे हम कोई लाइट्स डाल दें, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मान लो इस पे हम कोई लाइट डाल दें कुछ इस तरीके से, एक ये लाइट हो गई, एक ये लाइट हो गई, एक ये लाइट हो गई। बट इसमें कंडीशन क्या है,
कि ये जो लाइट रे आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के किस तरीके से हैं, पैरेलल आ रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के किस तरफ आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। इस केस में देखें तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इधर भी होती है इधर भी होगी। तो इस पे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस पे भी लाइट डालें कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो इस केस में कॉन्केव के केस में क्या होता है, कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है कि हमने बता रखा है ये किस टाइप का मिरर है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये क्या करेगा, सारी लाइट्स को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर ये लाइट यहां से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये टकरा के एक पॉइंट से गुजरेगी। सिमिलरली ये रिफ्लेक्ट होके क्या एक पॉइंट से गुजरेगी। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, एक लाइट पॉइंट से होके गुजरेगी, ठीक है। यानी सारी रेस क्या होंगी, एक पार्टिकुलर पॉइंट से होके रिफ्लेक्ट होंगी। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पार्टिकुलर एक पॉइंट से होके पास होंगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, जो लाइट है इसके सरफेस पे पड़ रही है, सपोज ऐसे पड़ रही है, तो इसको क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। यानी इसको कुछ ऐसे कर देगा, इस टाइप में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो हमारी रेज बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही है ये कौन सी रेज है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक, ढंग से बना देते हैं, ठीक है। तो ये सारी रेज क्या होंगी, पहले इसकी बात कर लें अगर हम कॉन्केव मिरर में, तो इस केस में क्या होगा कि जब कुछ रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होके हम देखेंगे कि सारी क्या होंगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होंगी। आई रिपीट अगेन कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज आ रही थी वो रिफ्लेक्टेड होके कॉन्केव के केस में क्या होगा कि कॉन्केव क्या करता है, सारी लाइट्स को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं वो सारी एक पॉइंट से पास होंगी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्केव के केस में, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या कहने वाले हैं, फोकस, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। इस केस में अगर हम देख लें तो हम इसकी डेफिनेशन, इस केस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्केव को ही समझ लेते हैं पूरा, फिर आएंगे उस पर। तो इस केस में क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट। अब हम इस केस में अगर लिखना चाहें कि फोकल लेंथ क्या होती है, हमें तो ये पता हो गया कि फोकस पॉइंट पता हो गया, तो फोकस पॉइंट और पोल के जो बीच में डिस्टेंस होती है, यानी फोकस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, यही इस पूरे मिरर की क्या होती है, फोकल लेंथ होती है बेटा, ठीक है। फिर आई रिपीट कि जो जिस पॉइंट पे ये सारी रेज मिल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट। इस पॉइंट से लेकर जो पोल तक की डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, यही हमारा फोकल लेंथ कहलाती है, यही क्या होगी, हमारी फोकस लेंथ होगी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखाएं जाती हैं, फिर वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं, तो उस पॉइंट से मिलने वाली, उस पॉइंट पे मिलती हैं, तो उसको हम, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे हम फोकस पॉइंट, ठीक है। तो फोकस पॉइंट पता हो गया। अवतल के केस में मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखाएं जाती हैं तो वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में एक पॉइंट से गुजरती हैं, रियल में गुजरती हैं। इस केस में क्या होता है कि हम देख पा रहे हैं कि जो रेज हमारी रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं वो सच में इस पॉइंट से रियल में गुजर रही हैं, ठीक है। तो रियल में जब गुजरती हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट, ठीक। अब इसी फोकस पॉइंट से जो पोल तक की जो दूरी होगी, यानी ये जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या होगी, इसी मिरर की क्या होगी, फोकस लेंथ होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, इस मिरर की फोकस लेंथ होगी। और ये क्या था बेटा, हमने पहले ही बताया था, ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको d कह दें, यानी ये अगर डिस्टेंस d है तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में भी उतनी ही डिस्टेंस होती है, ठीक। क्या कहेंगे
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वही इस तरफ फोकस पॉइंट और पोल के बीच में डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो हम यहां अगर देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 2d के बराबर होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होने वाला है, तो ये d और ये d कितना हो जाएगा, 2d के इक्वल होगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्केव मिरर की, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी रेज हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती हैं उनको ये क्या करता है, उनको ये डाइवर्स कर देता है। तो जब ये डाइवर्स कर देता है तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो रेज हमारी डाइवर्स हो रही हैं वो कुछ ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी ये एक पॉइंट पे मिलेंगे ही नहीं, ये किसी एक पॉइंट पे जाएंगे ही नहीं, यानी तो इमेज इससे फॉर्म होगी ही नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है, हमने एक चीज और बताई थी कि रियल में मिलती हैं या ऐसा हमको अपीयर होता है कि रेज मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल में तो नहीं मिल रही हैं, बट एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन रेज सभी रेज को हम क्या कर दें, अगर इन सभी रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, सिमिलरली इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, इसको इस तरीके से, ठीक। तो ये हमने एक्सटेंड करी, ये रियल में था नहीं, ये जो हमने किया है ये क्या किया है, ये रियल में था नहीं, बट हमने इसको एक्सटेंड किया है आभास करने के लिए कि हम देखें इनको पीछे की तरफ बढ़ा के ये क्या सच में किसी पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रही होती हैं, इस केस में क्या होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम डिफाइन ये करेंगे कि उत्तल दर्पण के केस में जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं रिफ्लेक्टेड होने के बाद एक पॉइंट पे मिलती हुई आभास होती हैं, क्या होती हैं, उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई रेखाएं रिफ्लेक्टेड होने के बाद अगर हम उनको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे मिलती हुई आभास होती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई आभास होती हैं। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे फोकस पॉइंट। यानी जो इनकी आभासी रेज हैं जिस पॉइंट पे मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। या जिस पॉइंट से गुजरती हैं या गुजरती हुई आभास होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो अब सिमिलरली इस केस में भी होता है, जो ये फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, इस मिरर की क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। यानी जो ये डिस्टेंस है किसके, फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक, वही डिस्टेंस क्या होगी, वो क्या होगी, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। अब ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये अगर डिस्टेंस हम कह देते हैं d है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा d होगा, ठीक। तो आप चाहें तो इनकी डिफिनीशन लिख सकते हैं जो हमने बोली है फोकस दूरी की, कि कॉनकेव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में उनकी फोकस दूरियां क्या होती हैं। तो ये चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं रिफ्लेक्टेड होने के बाद एक पॉइंट से गुजरती हैं, सच में गुजरती हैं, रियल में गुजरती हैं, तब उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक। इसके केस में क्या होगा, अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसको लिख भी सकते हैं आप। तो इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि जैसे इसको हम कह दें कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी अगर हम मिरर की फोकस दूरी को f ले रहे हैं, ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो ये क्या होती है, इसकी ये डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का कितना होगा, 2 टाइम होगा।
जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का कितना होता है, 2 टाइम होता है। देख सकते हैं ये अगर f है, ये f है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, 2f के। तो यहां से अगर हम फोकस दूरी निकालना चाहें तो फोकस दूरी ये इस तरीके से भी कह सकते हैं, किसी मिरर की जो फोकस दूरी होती है बेटा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। यानी किसी भी मिरर की जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हाफ होती है। और ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंस्टेंट, मतलब अभी मैं आपको बता दूं कि रेलवे के जितने भी पेपर ग्रुप डी में अभी हुए हैं, हर पेपर उठा के देख लेना बेटा, इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आए ही आए हैं। और ये वाला रिलेशन लगभग हर शिफ्ट में आया है, चाहे इस पर न्यूमेरिकल आया हो, चाहे न्यूमेरिकल में इसका यूज हुआ हो, चाहे इसका डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया हो। तो ये रिलेशन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज की क्लास हमारी, यहीं पे हम ब्रेक दे रहे हैं अपनी क्लास को। और इसमें जो भी टर्म्स बच गए, जैसे इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। हो सकेगा तो कल ही बना देंगे। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो क्या करिए, आप इसको लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम कोई सा वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी।